आपको सीधा लिए चलते हैं पीसीसी मुख्यालय जयपुर, जहां पे अलका लांबा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नमस्कार। आप सब लोगों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नई साल में अपन पहली बार मिल रहे हैं, तो नया साल भी चाहे लेट ही हो, बाहर मिले होंगे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देना चाहता हूं कि आपके लिए नया साल बहुत मंगलमय हो। आज हमारे बीच में हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अलका लांबा जी आई हैं। मैं इनका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे रूबरू अलका जी होंगी, ये अपनी बात कहेंगी, उसके बाद में मैं दो बात आपसे करूंगा। उसके बाद में अगर आपके कोई सवाल जिस किसी से भी होंगे उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लंबी बात नहीं करके अलका जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें। अलका पहले ये आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले एक 4 पन्नों की बुकलेट है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, मैं अध्यक्ष जी से और सबसे निवेदन करूंगी, उसे हम रिलीज करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ। आप समय निकालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस प्रेस वार्ता जो आज राजस्थान कांग्रेस भवन जयपुर में आयोजित की जा रही है उसमें आप आए, आपका धन्यवाद। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे सम्मानित परिवार के कांग्रेस के सदस्य सभी मंच पर हैं, उन सबकी तरफ से आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रेस वार्ता का मकसद है देश में 14 अभी ठीक है, धन्यवाद। आज देश के लगभग सभी राज्यों की राजधानी में, ठीक जैसे मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूँ, प्रेस वार्ता हो रही है। और ये जो आज हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा 4 पन्ने की बुक रिलीज की है, उसी से संबंधित प्रेस वार्ता है। पहली यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी 2022 को, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर का सफल एक यात्रा रही। कन्याकुमारी से कश्मीर में लोग जुड़े उसमें, उसी की मांग को देखते हुए कि पूर्व से पश्चिम की भी यात्रा की जाए, कोई भी राज्य छूटना नहीं चाहिए। अब दूसरी यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से पूर्व से पश्चिम गुजरात होते हुए महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचेगी। 14 जनवरी 2024 को यात्रा शुरू होगी और 20 मार्च 2024 को मुंबई में समापन होगा। ये यात्रा लगभग हमारी जो है 6713 किलोमीटर चलेगी। इस यात्रा में 110 जिलों से ये गुजरेगी। ये यात्रा 15 राज्यों से गुजरेगी। पहली यात्रा भारत जोड़ने का प्रयास था, भारत जोड़ने की यात्रा थी और उसमें हम कामयाब हुए। हम देश को जोड़ने में, देश के मुद्दों को से जोड़ने में कामयाब हुए। इस यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा गया है। भारत जोड़ो अब ये न्याय यात्रा है। न्याय यात्रा आर्थिक न्याय की लड़ाई, न्याय यात्रा सामाजिक न्याय की लड़ाई है, न्याय यात्रा राजनीतिक न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई में कहां अन्याय हो रहा है देश में पिछले सालों में,
ये एक प्रेस रिलीज है, इसके बिंदु हैं, आपसे शेयर किए जाएंगे। पिछले 10 साल अन्याय का काल, पिछले 10 साल अन्याय का काल रहा। कैसे रहा? अगर आप देखेंगे, युवा बेरोजगारों का सबसे बड़ा मुद्दा आज पूरे देश में छाया हुआ है। जहां पर 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार युवा थे, आज लगभग 4 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वायदा था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां, लेकिन हकीकत है नौकरियां मिली नहीं, उल्टा 4 करोड़ युवा बेरोजगार हुए हैं। महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, गैस सिलेंडर सब महंगे हैं। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर आ गई है, लोग बचत नहीं कर पा रहे, कर्ज ले रहे हैं। सो महंगाई की मार। अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 500 का सिलेंडर मिल रहा था, 450 का वायदा था। अभी हमने एक उपचुनाव जीता है श्री करणपुर में, अध्यक्ष जी आपकी अध्यक्षता में ये हमने चुनाव, उपचुनाव, और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, 11,000 वोटों से उपचुनाव। और ये आपको मालूम है, जिसकी उपचुनाव नहीं मैडम, चुनाव, माफी चाहूंगी, चुनाव है, क्योंकि चुनाव होना था मेन, उसके बाद किसी कारणों से ये रद्द हुआ, दोबारा हुआ, उपचुनाव नहीं था। पर बात यह है कि चुनाव सरकार बनने के बाद हो रहा था और जो उम्मीदवार थे उन्हें मंत्री बना दिया गया था। चुनाव आयोग से हम गुहार लगाते रहे, चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रहेंगी। परिणाम दिया लोगों ने, और होता यह है कि जिसकी सरकार बनती है, कोई भी उस सरकार के बनने के बाद चुनाव सत्ताधारी ही जीतता है। लेकिन ये हमारी जीत है, ये राजस्थान की जीत है, ये करणपुर के लोगों की जीत है। मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देती हूं। तो ये महंगाई का, खेती और किसानों का मुद्दा, आय 2022 तक दुगनी होनी थी। आज 10 सालों में क्या आय दुगनी हो गई है? एमएसपी पे कानून की मांग थी, क्या कानून बन गया? कमेटी का क्या जिक्र कहीं नहीं है। और यहां तक कि है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 1 घंटे में 1 किसान अन्नदाता आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। कमजोर वर्ग, एससी एसटी के खिलाफ जो भेदभाव बढ़े हैं, हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन मांग को नहीं माना गया। इंडिया अलायंस और कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र तैयारी की ओर बढ़ रहा है। हमारा यह मानना है कि हमारी सरकार बनते ही इंडिया अलायंस और कांग्रेस की जातीय जनगणना देश में कराई जाएगी, और जिसकी जितनी आबादी उसे उसका उतना हक देने का हमारा उनसे वायदा आज भी है। महिलाओं पर अत्याचार, बेटी बचाओ बना दोषी बचाओ। मणिपुर से ये न्याय यात्रा सबको मालूम है, 8 महीने से मणिपुर जल रहा है। डबल इंजन की भाजपा सरकार है। आदिवासी दलित आदिवासी बेटियों को पुलिस सुरक्षा थानों से घसीटकर बाहर लाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और उस पर जब कुछ भी कार्रवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है केंद्र की सरकार को कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं, जब महिलाओं की बात है, न्याय की बात है, दूसरा राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बीएचयू में आईआईटी की छात्रा के साथ 3 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, और वो 3 लोग कोई और नहीं, भाजपा के आईआईटी सेल से जुड़े हुए युवा हैं, जिनकी प्रधानमंत्री जी से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेताओं के साथ बड़ी नजदीकियां हैं, तस्वीरें हैं। ये नहीं कह सकते कोई आया और फोटो खिंचाकर चला गया। और वहीं पर जब पता लगा कि 2 महीने गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, पता लगा कि वो तो मध्य प्रदेश में लाडली योजना का प्रचार प्रसार कर रहे थे, भाजपा के लिए वोट बनाकर उनकी सरकार बना रहे थे, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपका संसदीय क्षेत्र बेटी बचाओ का नारा दिया, और क्या हो रहा है ये देश आपसे अब सवाल करेगा। आ जाइए अगला, गुजरात, बिल्किस बानो 22 साल पहले 21 साल की भारत की बेटी बिल्किस बानो का 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। 15 अगस्त 2022 का दिन याद रखिएगा। लाल किले की प्राचीर से, उसी प्राचीर से जहां से प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ का नारा दिया था, 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। और वहीं पर गुजरात में उसी 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारे, जिन्होंने 7 सदस्यों की उसके परिवार की हत्या की, जिसमें 3 साल की बच्ची शामिल थी, उसको रिहा कर रहे थे।
उन्हें रिहा ही नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में भाजपा के विधायक और सांसदों ने उन्हें लड्डू खिलाए, उनके हार डाले और वह तस्वीरें सबने देखी और उनसे 2022 गुजरात के चुनावों का प्रचार प्रसार भी करवाया गया। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का 1 साल बाद फैसला आता है, बेटी की गुहार लगाने के बाद, याचिकाओं के बाद, कि यह फैसला गलत है। बलात्कारियों को, सामूहिक बलात्कारियों को छोड़ना, उनका इस तरह से उनका स्वागत करना, उन्हें रिहा करना, यह गलत है। और 2 हफ्ते का समय दिया है कि 11 के 11 सामूहिक बलात्कारियों को वापस जेल में ठूसा जाए। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, जिसकी जिम्मेदारी मुझे मेरे कंधों पर अब आई है, पूछ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक? भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक। मणिपुर की बात की, उत्तर प्रदेश के बीएचयू की बात की, गुजरात की बात की, हरियाणा ब्रजभूषण शरण आजाद घूम रहा है। किसने एफआईआर करवाई उनके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट ने। मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि आज मणिपुर का मामला हो, बिल्किस बानो का मामला हो, हमारी हरियाणा की बेटियों का मामला हो, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस को देने पड़े और तब एफआईआर हुई, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। इसलिए न्याय का हक अभी अधूरा है। सो ये न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हो रही है, ये इन सभी राज्यों से गुजरेगी और न्याय का हक अभी अधूरा है। इस यात्रा का सिर्फ यही मकसद है कि हम इस न्याय को, अधूरे न्याय को, हक को पूरा पहुंचा सके। हमारे यहां पर एमएसएमईज, जीएसटी, मेक इन इंडिया की विफलता, कि किस तरीके से उद्योग धंधे छोटे बर्बाद किए गए, हम इसकी जिक्र करते हैं। प्रेस रिलीज में इसकी पूरी आपके पास जानकारी है। गरीब परिवार, असमानता, पूंजीपतियों की सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों में किस तरीके से लूट मची, किस तरह से देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथ में सौंप दिया गया, लूट मची, इस सारा जिक्र यहां पर है। चीन, अग्निवीर और आतंकवाद पर भी हम बात कर रहे हैं। हमारा यह वायदा है 2024 में केंद्र में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही अग्निपथ भर्ती योजना हम रद्द करने जा रहे हैं। पक्की सेना की भर्ती होगी। शहीद को जो शहीदी का दर्जा है, कफन में जो तिरंगे का सम्मान है जिसके लिए वो शहीद होता है, वो हक हम उन्हें दिलाएंगे। इस समय कांग्रेस का एक्स सर्विसमैन सेल दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवाओं के साथ बैठा हुआ है। बिहार से, चंपारण से 1100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके हमारे वो युवा जवान आए जिन्होंने सेना की भर्ती के लिए इम्तिहान दिया, परीक्षा दी, भर्ती होनी थी, पता लगा आज होगी, कल होगी, पता लगा भर्ती नहीं हो रही, भर्तियां रद्द कर दी गई और अग्निपथ भर्ती ठेके की योजना, 4 साल की योजना लाकर आए हुए। उम्र निकल गई, कुछ और नहीं करना, जज्बा भारत मां की सेवा का था। आज वो सभी लोग दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पे इस समय बैठे हुए न्याय का हक जो उनका अधूरा है उसकी मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की बात कहें, आपने सबने देखा कि किस तरीके से जलते हुए मणिपुर पर चर्चा मांगी, अनेकों मुद्दों पर चर्चा मांगी, पर क्या हुआ? 150 के करीब विपक्ष के सांसदों को आवाज उठाने से रोकने के तहत उन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया और मनमाने ढंग से, तानाशाही तरीकों से, सत्ता और संख्या के बल पर केंद्र सरकार मनचाहे बिल लाई और एक ध्वनि मत से पास कर दिए। उनमें कानून क्या था? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से और सदस्यों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर देना। ऐसे बहुत से कानून ये लोग लाए। हमारे ट्रक चालक सड़कों पर थे, हिट एंड रन में 90 लाख ट्रक चालक देश में हैं, 30 लाख ट्रक चालक सड़कों पर आ गए कि हमसे कोई चर्चा नहीं, हमसे कोई बात नहीं, सदन में बहस नहीं। और आपने कृषि कानूनों के तरह ऐसे कानून जो तानाशाही तरीकों से थे पास कर दिए,
क्या हुआ? कृषि कानूनों की तरह सरकार घुटनों पर आई और हमारे जितने भी देश में ट्रक चालक हैं उनसे कहा कि कानून बन गया है पर लागू नहीं होगा। महिला आरक्षण कानून बन गया है पर 2024 में देश की आधी आबादी को हक मिलेगा कि 33% सीटों पर लड़ पाए? नहीं मिला है। तो ये सारे हमारे जो हक हैं वो अभी अधूरे हैं। इसीलिए जरूरत महसूस हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा हमारी, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। इसके लिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं हम इस यात्रा में कैसे शामिल हो सकते हैं। उसके लिए हमने एक मिस कॉल नंबर जो है वो मैं आपके बीच में रख रही हूं। मिस कॉल नंबर है 9891802024। मैं दोबारा दोहरा रही हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश का और जिन राज्यों से गुजरनी है, जिन जिलों से जो भी यात्री जुड़ना चाहता है, यात्रा में शामिल होना चाहता है, उनके लिए मिस कॉल नंबर है। सिर्फ एक मिस कॉल करना है। नंबर है 9891802024। और जो भी इस मिस कॉल देगा उन्हें हम यात्रा में शामिल करेंगे और उन्हें न्याय योद्धा, उन सभी को न्याय योद्धा कहा जाएगा। यह यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है। यह यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इसमें कोई चुनावी कहेंगे भाषण हो, वोट मांगे जाएं, नहीं होगा। सिर्फ जिनके साथ अन्याय हुआ है, कुछ उदाहरण मैंने भी दिए, उनको न्याय दिलाने का वायदे के साथ हर आदमी, हर देश का नागरिक, जवान है, किसान है, आदिवासी है, दलित है, बेरोजगार है, पीड़ित महिलाएं हैं, देश का हर नागरिक इस यात्रा में हिस्सा बन सकता है, अपनी बात को रख सकता है और एक बड़ा मंच उन्हें न्याय योद्धा के तौर पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत हम दे रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, हमें मालूम है चुनाव की दहलीज पे खड़े हैं। जनवरी है, फरवरी और मार्च में कभी भी चुनावों की आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने इंडिया अलायंस के 28 दलों के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ इस पे काम कर रहा है। पूरी कोशिश है इस महीने के अंत तक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोशिश है, जहां पर हमारी सीधे टक्कर है भाजपा के साथ, जो हमारे एलाइज के साथ हमारी बातचीत नहीं है, वो नहीं है, लाइक बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये राज्य हैं जहां पर हमारे सहयोगी इंडिया के जो है उनसे बात है। लेकिन जहां हमारी सीधे है, हम सीधा भाजपा के साथ हैं। बहुत हम उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत या पहले हफ्ते तक पहली सूची उम्मीदवारों की आ जाए। हमारी पूरी तैयारी उसमें कमर कस चुके हैं। मैं आप सभी साथियों को कहूंगी, पत्रकार साथियों से, भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा इसमें चौथे स्तंभ का जो है वो सहयोग रहा। ऐसा नहीं है कि यात्रा आपके माध्यम से लोगों तक पहुंची। लोग पीड़ित जो थे, जो न्याय की उम्मीद में भटक रहे थे, वो भी आपके माध्यम से यात्रा में जुड़ पाए और उन्हें मंच देने का काम, उनकी आवाज को उठाने का काम श्री राहुल गांधी जी ने किया। कल ही हमारे अग्रिम संगठनों की मीटिंग हुई। लगातार हमारे हर राज्य की लोकसभा की तैयारियों को लेकर मीटिंग पूरी हो चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी केंद्रीय और राज्यों की बन चुकी है। हमारी इंडियन अलायंस की जो समूह को मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं उस कमेटी में, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, और ये लोग हैं। इंडिया अलायंस के समूह से लगातार बैठकें हो रही हैं 101, और जल्द मुझे लगता है हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करती हूं। इसके बाद हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। मैं महिला कांग्रेस के तौर पर कल मैंने शपथ ली। ये पहला दौरा, पहला राज्य आज मेरा राजस्थान जयपुर है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि जयपुर राजस्थान अध्यक्ष जी मेरे लिए बहुत निजी तौर से भी
हमेशा लकी रहा है। आप ही के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय महिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आई हैं। इसके बाद तुरंत मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बैठ के प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष जो आई हैं उनके साथ बैठ के करेंगे, महिला सम्मेलन होंगे और पूरी कोशिश रहेगी एक बार फिर से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा हुई और ये भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान से एक बार फिर गुजरने वाली है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ और हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही निवेदन करूंगी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो ये है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक जो शुरू हो रही है श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आज की प्रेस वार्ता पूरी तरह उसी से समर्पित है। मैं आती रहती हूँ, आती रहूंगी। अध्यक्ष जी आपके बीच में हैं, आपके बीच में सदा रहते हैं। जो भी दूसरे मुद्दे हैं आपको अवसर मिलता रहेगा, आप उस पर सवाल कीजिए, उसका स्वागत है। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आज की प्रेस वार्ता यहीं तक केंद्रित रखेंगे। इसी को संबंधित आपके जो भी सवाल हो, जो भी शंकाएं हो, जो भी हो, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर हाथ जोड़ के पत्रकार साथियों से निवेदन है, आज की प्रेस वार्ता निवेदन है मुझे इसी को समर्पित करने दीजिएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए यही हम कह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संसद में सवाल उठाएंगे, आपके माइक बंद किए जाते थे। राहुल गांधी जी और बहुत से सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी है ना, उनको जो है उनके पर राहुल गांधी जी के तो आपको मालूम है। अब क्या हो रहा है कि मणिपुर से यात्रा, डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, 8 महीने से मणिपुर जल रहा है। भारत के अंदर ही, मणिपुर के अंदर ही 2 समुदाय आपस में मारकाट, हिंसा है, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी समुद्र किनारे कुर्सी लगाकर नव वर्ष मना रहे हैं। हम पूछ रहे हैं मणिपुर कब जाएंगे। राहुल गांधी जी पहली बार नहीं जा रहे यात्रा के लिए। आपको मालूम है मणिपुर में राहुल गांधी जी पहले भी दौरा किया, राहत कैंपों में गए, लोगों से मिले, पीड़ा को जाकर हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने रखा और बात की। पीड़ित बेटियां जंतर मंतर तक आई, सामूहिक बलात्कार की जो हमारी आदिवासी बेटियां शिकार हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इजाजत, ये आप सही कह रहे हैं, वहां की पुलिस प्रशासन, वहां का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र के पूरे दबाव में है कि किसी तरह भी ये यात्रा मणिपुर से नहीं गुजरने चाहिए। और हमारी ये यात्रा किसी कीमत पर भी रुकने नहीं जाएगी। यात्रा मणिपुर से ही शुरू होगी, तय रूट से शुरू होगी। और अब हमें भी देखना है कि कितना दम है उनमें और कितनी ताकत से वो रोकेंगे। जितनी ताकत से वो रोकेंगे उतनी ताकत से हम लोगों का जो न्याय दिलाने का भरोसा है वो मजबूत करते जाएंगे। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हाँ जी, जिन राज्यों से गुजरी थी, हाँ जी, राजस्थान है, मध्य हाँ प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजनीतिक लिहाज से सीटों का लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पाया। क्या आप लगता है कि इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ लाभ मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए मैं आपको फिर कह रही हूं, वो यात्रा या ये यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। राहुल जी का कोई भी भाषण, वार्ता दिखा दीजिए जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने वोटों की अपील की हो कि इस राज्य में चुनाव है। तेलंगाना से यात्रा गुजरी, चुनाव हुआ, हम जीते। यात्रा कर्नाटका से गुजरी, चुनाव हुआ, हम जीते। लेकिन एक भी सबूत नहीं है, वीडियो नहीं है कि राहुल जी ने यात्रा का राजनीतिक इस्तेमाल कर कर वोट मांगा। अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों का राजनीतिकरण करते हुए 18 साल के मतदाताओं से अपील कर दी थी कि 18 साल का मतदाता 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पर कमल पर वोट करे, उन्हें वोट करे। और आज किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं या मांगा जाएगा, सबको पता है। सो मेरी ये यात्रा कहना है, यात्रा पूरी तरह से, हाँ पार्टी संगठन की बात करेंगे, बिल्कुल कार्यकर्ता का मोटिवेशन जो है, यहां पर हम ये कहते हैं, आप कहते हैं चुनाव हारे, राजस्थान भी हम चुनाव नहीं हारे, हमारी भूमिका बदली है। हम सत्ता में थे 5 साल, अब हमारी भूमिका बदल गई और हम मजबूत विपक्ष 70 विधायकों के साथ हम विपक्ष की भूमिका में उसका धर्म निभाएंगे। 500 450 का सिलेंडर, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आए थे ना, कन्हैया लाल के परिवार को और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आए थे ना। NIA में
अमित शाह जी, मामला अभी भी है 1 साल से, चढ़ाइए फांसी पर, अब हम देखेंगे। सो बात यह है कि यात्रा 70 मैंने आपको कहा, अब आप कह रहे लाभ नहीं हुआ, मैं फिर आपसे कहती हूं 5 राज्यों में चुनाव हुए, कुल वोट लगभग 11 करोड़ पड़े। 11 करोड़ में से 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना और 4 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा और मोदी जी के नाम पर वोट दिया। सीटों को अलग कर दीजिए तो देखें, लोग, देश, जनता, 10 लाख लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ बदलाव के लिए खड़े थे। सो मैं ये नहीं कहूंगी हम उन 4 करोड़ 90 लाख लोगों को ये कहते हम हार गए। मैं फिर कह रही हूं, हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के परिणामों को स्वीकार किया है, हार को स्वीकार नहीं किया। हम मैदान में उतरे, हम मैदान में आज भी हैं और हम इस लड़ाई को न्याय मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक लड़ेंगे। धन्यवाद। अगला सवाल। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है। बिल्कुल। फिर आप लोग राम मंदिर की जो भी चला रहे हैं अभियान या राम मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही, उसको राजनीतिक क्यों कह रहे हैं? वो भी एक तरह से गैर राजनीतिक है, क्योंकि राम का सबके लिए मंदिर है। तो आप लोग जो भी लगा रहे हैं कि वो राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी कर रही है, ऐसा आरोप क्यों? फिर अगर गैर राजनीतिक है। नहीं, यात्रा में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, आदिवासी, किसान, गरीब, महिला, बेरोजगार सब जुड़ रहा है ना, सबकी बात हो रही है। लेकिन उसकी तुलना इससे करना, मैं ये कह रही हूं। दूसरी बात, देश के धर्मगुरु शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया है, नहीं जा रहे। आप उनके अधर्मी बताएंगे? मैं पूछना चाहती हूं, वो 22 को पूरी तरह से राम मंदिर अधूरा है निर्माण अभी। मैं आप पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन आ चुके हैं, इजाजत मिले तो जाकर देखिए ना। पार्लियामेंट अभी भी पार्लियामेंट में आ जाइए, अधूरा है निर्माण अभी। बाहर पूरा आज भी आपको दिखेगा निर्माण अधूरा है। लेकिन जल्दबाजी में महामहिम राष्ट्रपति जी महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, कस्टोडियन है लोकसभा और राज्यसभा की, बुलाया गया सिर्फ मोदी जी। और अभी राम मंदिर में क्या हो रहा है? आप कहना चाहते हैं देश के धर्मगुरु शंकराचार्य अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये उनका कहना है कि भगवान श्री राम कण कण में बसे हुए हैं। सिर्फ चुनावों की जल्दबाजी में अधूरे निर्माण को राजनीतिक लोगों के हाथों से ये शिलान्यास होना अधर्म का काम है। ये काम जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे गुरु, हमारे शंकराचार्य हैं, ये पूरी तरह से उन्हें करना चाहिए था। और हम सब लोगों को जिसमें राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, हर नेता, मुझे लगता वही क्यों, हर आम नागरिक क्यों इसे राजनीति के दायरों में देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति जा रहे हैं, पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री, आमंत्रण दिया गया है, वो तय कर रहे हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं जाएगा। ये वो तय कर रहे हैं, निमंत्रण वो बांट रहे हैं। सो अगर मैं और धर्मगुरु शंकराचार्य 22 को ना जाकर 23 को जाएंगे, हम वैष्णो देवी जाते हैं, कहते हैं माँ का बुलावा नहीं आ रहा, माँ का बुलावा नहीं आ रहा। तो वो बुलावा कोई विश्व हिंदू परिषद आरएसएस देता है? हम वैष्णो देवी जाते हैं और एक दिन पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद कहते हैं माँ का बुलावा आया। तो इसलिए भगवान श्री राम का जिस दिन बुलावा आ जाएगा, हर राम भक्त कण कण में जो राम बसे हैं, शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु जो अपमानित महसूस कर रहे हैं और राजनीतिकरण हो रहा है, वो कह रहे हैं, हम तो उनके सम्मान में, उनकी बात में जिस दिन बुलावा भगवान श्री राम का आएगा, सब दौड़े जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 24 का चुनाव सामने मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं है। लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, किसानों के ये हत्यारे हैं, आत्महत्याएं की, बेरोजगार युवा, सेना, सरहदें, महिलाएं बलात्कार की शिकार हो रही हैं आपके उत्तर प्रदेश में। और आप भगवान श्री राम का राजनीतिकरण करके वोटों की राजनीति, राजधानी दिल्ली पटी पड़ी है। भगवान श्री राम, प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों, और एक में तो प्रधानमंत्री जी का कद इतना बड़ा कि भगवान श्री राम की उंगली पकड़ कर ले जा रहे हैं। हाँ, तब धर्म, हिंदू धर्म का अपमान नहीं हुआ? तब आपको नहीं लगा? तो मैं माफी चाहूंगी, ये भाजपा का एजेंडा है। हमारे एजेंडे ये है जिसको लेकर हम आए। ये देखिए, समाज के 22 तारीख को अयोध्या न जाने के फैसले से इत्तेफाक करती है, और क्या आपका भी 22 तारीख को जाने का कार्यक्रम? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष और हमारा
लाइन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की लाइन से अलग नहीं हो सकती। हम ये मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धर्मगुरु, शंकराचार्य और जो भी माहौल, अधूरा राम निर्माण, राजनीतिक इस्तेमाल, सबको देखकर बहुत सोच समझकर कि मुद्दों पर आइए। भगवान श्री राम भी ये चाहेंगे। शबरी के बेर खाए थे भगवान श्री राम ने झूठे। वो शबरी, वो दलित, वो हमारी बहन आज बलात्कार के जो उसका रूप है आज शिकार हो रही है। हाँ, सो मैं फिर कहूंगी, निजी मेरा क्या कार्यक्रम होगा, निजी आपका क्या, वो हमारी निजी आस्था है। आप जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। अगर एक चैनल का एक पत्रकार साथी जाए या ना जाए तो उसका पूरा चैनल से क्या मतलब है। तो प्लीज इस मुद्दे को हम यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि भाजपा चाहती है कि पूरा, क्योंकि राजनीति का धर्म होना चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म पर राजनीति कर वोटों का ध्रुवीकरण करके, वोट हासिल करके सत्ता हासिल करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। और सत्ता हासिल हो जाए तो मात्र अपने पूंजीपति मित्रों के नहीं, देश के गरीब मजदूर किसान की भी सोचनी चाहिए। पार्टी के स्टैंड से कई लोग सहमत नहीं। आपके गुजरात के एक्स पीसीसी चीफ और मौजूदा एमएलए अर्जुन मोढवाडिया ने विरोध किया है। मैं फिर आपसे कह रही हूं, पार्टी की लाइन पार्टी की लाइन है। पार्टी के अलावा आपकी भी अपनी निजी जिंदगियां हैं, निजी आस्थाएं हैं। एक ही चैनल, एक ही पार्टी में हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपने अपने विश्वास। उसके हिसाब से कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा। उसका सम्मान होना चाहिए, उसका लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। राम मंदिर का जो ये मुद्दा है, हाँ, उसको आप खुद मानते हैं कि एक बड़ा इवेंट जैसा बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार इसका फायदा उठाते हुए जल्दी लोकसभा का चुनाव करा देगी ताकि उन्हें फायदा मिले? और यदि ऐसा होता तो आपकी इस न्याय यात्रा क्या उस लोग चुनाव के वक्त भी जारी रहेगी? या मैं फिर कह रही हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का चुनावों से कोई लेन देन नहीं है। आचार संहिता हो ना हो, क्या होगा, ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई तक का 6713 किलोमीटर का सफर तय करेगी। किसी कीमत में चुनाव हो या जहां भाजपा की सरकारें हैं, मणिपुर में रोका जा रहा है, रोका जाएगा, ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये न्याय का हक मिलने तक श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा पूरी तरह जारी रहेगी। और जो आपने कहा, ये पूरा मैं नहीं कह रही हूं, हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाजपा भगवान श्री राम के जो निर्माण कार्य अधूरे के बीच में जिस तरह से जल्दबाजी करके चुनावी लाभ के लिए कर रही है, उसके लिए हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। हम उनके सम्मान में खड़े हैं। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि जल्दी लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। भाजपा और चुनाव आयोग, बिल्कुल मुझे लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की 5 जजों की बेंच का फैसला आता है कि 24 के चुनावों से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति अब सरकार नहीं करेगी, एक पैनल करेगा, जिस पैनल में प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता विपक्ष रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये फैसला आया 5 जजेस की बेंच का। लोगों का विश्वास पक्का हुआ कि 24 के चुनाव में चुनाव आयोग और पूरा आयुक्त निष्पक्षता से चुनाव कराएगा और वोट कराएगा और गिनती कराकर सरकारें बनाएगा। लेकिन भाजपा ने सत्ता के दम पर 150